सो अभी रिसेंटली मैं पोर्शा के इवेंट में गया। सो मेरे पास भी एक ग्रीन कलर की पोर्शा है। अब पोर्शा वाले क्या करते हैं, बेसिकली जिन लोगों ने इनके शोरूम से गाड़ियां खरीदी है, इनके लिए हर कुछ महीने में कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक इवेंट किया जिसमें दिल्ली में सीपी में कनॉट प्लेस से इनके शोरूम से एक कॉन्वे निकाला गया, काफिला निकाला गया गाड़ियों का। तो जिन लोगों के पास कोई भी चाहे पोर्शा हो, वो इस कॉन्वे को ज्वाइन कर सकता था। और हमें एक पार्टी प्लेस में जाना था, तो सीपी से लेके पार्टी प्लेस तक हमें जाना था साउथ दिल्ली में। तो हमने क्या किया, वहाँ पर देखा कि सबके पास अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या यूनिक था, मैं आपको ये बताऊँगा कि जब वो ये कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट भी अच्छी हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, लोग देखते हैं अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ, तो मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है। हम पार्टी प्लेस पे पहुँचे। सो पार्टी प्लेस में क्या था, एक नेटवर्किंग हो रही थी। अलग अलग जो पोर्शा ओनर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे, तो इट वॉज लाइक अ गेट टुगेदर। बट इंटरेस्टिंग क्या था, वहाँ पे मैं एक अंकल से मिला। अब अंकल बेसिकली शायद 50-55 हो सकता, 60 साल के भी हो, बट ही वॉज वेरी जॉली पर्सन। मतलब वो हंस के बात कर रहे थे, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, उनके बाल थोड़े से ग्रे थे, डेफिनेटली तो उनकी एज पता लग रही थी। बट उन्होंने जॉगर्स पहन रखे हैं। वो मैंने देखा डेफिनेटली कि 911 उनके पास स्पोर्ट्स कार थी, तो वो 2 सीटर स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। और जब वो वहाँ पर आए तो वो अपना थोड़ा सा बता रहे थे कि उन्हें गाड़ियाँ क्यों पसंद हैं। थोड़ी सी इंट्रैक्शन हुई। तो बेसिकली क्या, जब सबसे इंट्रैक्शन हो रही थी तो सब बता रहे थे कि वो क्या करते हैं, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी की कुछ फैक्ट्री है, किसी की कुछ इंडस्ट्री है। तो अंकल से मैंने पूछा, अंकल आप क्या करते हैं? तो अंकल ने जो जवाब दिया ना, बड़े ध्यान से सुनना। अंकल ने जवाब दिया, आई हेल्प रिच पीपल बिकम रिच। मैं अमीर लोगों को और अमीर बनने में हेल्प करता हूँ। तो मैं और क्यूरियस हो गया, मैं जानना चाहता था कि भाई वो क्या करते हैं, हो सकता है आप भी जानना चाहते हो। तो उन्होंने बोला, म्यूचुअल फंड मैनेजर, मैं म्यूचुअल फंड को मैनेज करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, म्यूचुअल फंड को मैनेज करना। बट हो सकता है आज राहुल, क्योंकि ये हम अभी राहुल के लिए सीरीज लेकर आए हैं जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली से राहुल है, पर शायद राहुल को अभी तक पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अब यहाँ पर कई सारी और भी लर्निंग्स हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात कर सकता हूँ कि भाई जब उन लोगों से बात करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है। व्हेन पीपल आर रियली रिच, तो वो लाइफ में क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ पर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर लिखा है ग्रो योर मनी। सो अंकल की कॉन्वर्सेशन पे मैं जस्ट अभी आने वाला हूँ कि वहाँ से क्या थोड़ी और लर्निंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने और भी इंट्रैक्शन करी, और भी लोगों से इंट्रैक्शन करी। अभी तक के जो स्टेप्स है ना, जो राहुल ने सुने हैं, समझे हैं, अगर राहुल इंप्लीमेंट करेगा अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली राहुल कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देगा। चाहे वो जॉब करके थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू करे, चाहे वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करे या कोई बड़ा बिजनेस करे, हो सकता है राहुल पैसे कमाना शुरू कर दे। अब जैसे ही राहुल के पास पैसे आएंगे, सवाल आता है देन व्हाट। राहुल क्या करने वाला उस पैसे का? राहुल के पास जैसे कुछ पैसे जमा होते हैं, क्या वो जाके एक आईफोन खरीदने वाला है? क्या वो जाके अपनी फेवरेट बाइक खरीदने वाला है? थोड़े और ज्यादा पैसे आ गए, क्या वो जाके गाड़ी खरीदने वाला है? क्योंकि पैसे ना रुकेंगे नहीं। मैं आपको यहां पर ना एक एग्जांपल देता हूं, आपको आज ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी समझ आएगा। तो मैं बात करता हूं सीधा सबसे महान इन्वेस्टर की, वॉरेन बफे की। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताएगी। तो वॉरेन बफे ने क्या किया, उन्होंने अपने घर की एक ऊपर वाली मंजिल पर एक गैम्बलिंग मशीन लगा दी। अब गैम्बलिंग मशीन, जैसे आप कसिनो में जाते हो ना, जैसे हम वहाँ पे बटन दबाते हैं तो अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे 777 आएगा तो जैकपॉट निकल जाएगा, इस तरीके से हमने देखा ना, कॉइन्स आते हैं। अब उन्होंने जब मशीन लगाई तो उनके पास घर में बच्चे थे। अब बच्चों को बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि घर में मशीन लगी हुई है, इसमें हम गेम खेलेंगे तो पैसे जीतेंगे। बट पैसे जीतने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, उसमें कॉइन डलेगा, और कॉइन है नहीं उनके पास। तो वो अपने फादर के पास, मतलब वॉरेन बफे के पास गए और बोला, जी मुझे कॉइन चाहिए। तो वॉरेन बफे ने बोला कि भाई पैसे कमाने पड़ते हैं, मेरा कुछ काम करना पड़ेगा, मेरा काम करो, मैं पैसे दे दूंगा। तो घर के छोटे मोटे काम वॉरेन बफे बच्चों से कराया करते थे और उन्हें पैसे दे देते थे। अब जैसे ही वो पैसे बच्चों को मिल जाते थे, वो क्या करते थे, वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते और जाके उसमें कॉइन डालते, बटन दबाते, और होता क्या कि उसमें अलग अलग नंबर्स आते। कभी वो बच्चे ज़्यादा पैसे भी जीत जाते, बट वो बच्चे क्या करते थे, वो जो पैसे जीते भी थे ना, थोड़े ज़्यादा भी आ गए, फिर उन पैसों को डाल देते थे। और लास्ट में होना क्या था, क्या होता है गैम्बलिंग मशीन्स में, एंड में 1 रुपया भी नहीं बचता, सारे पैसे चले जाते हैं। ये मैं अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। एक बार मैं क्रूज़ में गया था, तो क्रूज़ में बेसिकली एक मशीन थी। सो एक रॉयल कैरेबियन के क्रूज़ में गया था यूरोप में। तो क्रूज़ में क्या होता है, कसिनो होता है।
सो क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर होता है तो कसिनो बिल्कुल लीगल होता है, वहाँ पे आप कसिनो खेल सकते हो। सो वहाँ पे एक मशीन थी, उसमें कॉइन डालना था और उसमें क्या होता है ना, कॉइन्स बहुत सारे लगे होते हैं। सो वो मशीन ऐसे चल रही होती है कि कॉइन ना आगे आएगा और एक एक करके गिरेगा। अगर आप सिक्का डालोगे और सिक्का बाकी सिक्कों को खिसकाएगा तो बहुत सारे सिक्के गिर सकते हैं। सो मैंने बहुत सारे कॉइन्स ले लिए, मैंने खुद खेलना शुरू किया और वो सिर्फ फ़न के लिए था, क्योंकि आप साल में 2 साल में कभी एक बार जा रहे हो और वहाँ पर आपको पता है कि भाई 10, 20, 50 हज़ार रुपये आपको पता है भाई ये तो ज़ीरो होने, ये तो फ़न के लिए है, दैट इज़ ओके। बट मुझे कोई रेगुलर गैम्बलिंग नहीं करनी है। बट उसमें मैंने खुद ये फील किया, मैंने सिक्के डाले, सिक्के निकले, फिर सिक्के निकले तो आप और सिक्के डालते हो, बट एंड में आकर ना आपके पास एक भी सिक्का नहीं बचता। वो मशीन इस तरीके से डिज़ाइन होती है, आपको लगेगा कि वो सिक्के बस गिरने वाले हैं, बट फिर जब मैं बहुत सारे सिक्के उसमें डाल चुका था, मैंने चेक किया कि वो सिक्के एक तो इतने पाइलअप हो रहे हैं कि उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मूव नहीं होते। और दूसरी चीज़, जहाँ पे सिक्कों को गिरना होता है ना, वहाँ पर उन्होंने नीचे से प्लेट को ना, आपको लगता है प्लेट सीधी है पर प्लेट ऐसे होती है ऊपर। सो वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि आप कभी भी कोई भी गैम्बलिंग मशीन से पैसे बनाओगे ही नहीं, सिर्फ कसिनो ही पैसे बनाएगा। आप समझो, वॉरेन बफे के एग्जाम्पल पे आते हैं। अब बच्चों को एक हैबिट हो गई, ये ह्यूमन एडिक्शन होती है। वॉरेन बफे को पता था कि एक ह्यूमन एडिक्शन है कि लोगों को गैम्बलिंग पसंद है, लोगों को बड़ा मजा आता है कि हमारा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना हो जाए। इसीलिए लोग ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाते हैं जिसमें पैसे कई गुना होकर मिल जाए। लॉटरी क्यों बिकती है? क्योंकि लोगों को गैम्बलिंग पसंद होती है। और सिर्फ लॉटरी वाली गैम्बलिंग नहीं करते लोग। आपने कई सारे लोगों को बोला होगा शर्त लगा ले, ऐसा होगा। अभी शर्त लगा ले क्या है? ये भी गैम्बलिंग माइंडसेट ही है कि ऐसा होगा तो ऐसा, इतना पैसा, मतलब समझो कुछ भी, किसी भी चीज़ की शर्त लगा ले। सो ये एक ह्यूमन माइंडसेट है। वॉरेन बफे ने क्या किया, बच्चों को रोज कुछ ना कुछ काम कराया और उन्हें पैसे देने शुरू करे। अब जब पैसे उसमें मशीन में इकट्ठे हो जाते, बच्चों के पास पैसे बचते नहीं थे, तो वो जाके उस मशीन से पैसे निकाल लेते थे और फिर बच्चों से कई टाइम तक लगातार ऐसे काम कराते रहे। बच्चों को लगा कि मुझे तो रोज पैसे मिलते हैं, और रोज पैसे मिलते हैं, और जाके वो मशीन में हार आते थे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो। आपको मान लो आप रिलायंस में जॉब करते हैं और रिलायंस आपको सैलरी देती है, बट आप उन सैलरी से क्या करते हैं, आप रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीदते। आप कोई महंगे ब्रांड पे जाते हैं और जाके मान लीजिए टी शर्ट खरीदते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए सुपर ड्राई पसंद है या आपको अरमानी पसंद है। आपको पता है कि ये सब रिलायंस के ही नेटवर्क का एक पार्ट है, तो आप जाके तो खरीद रहे हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, बट ये एक रिलायंस के नेटवर्क का पार्ट हो गया। और क्योंकि रिलायंस के नेटवर्क का पार्ट है तो आप कहीं ना कहीं रिलायंस को ही वापस पैसे दे रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वॉरेन बफे ने अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को पैसे दिए और उन बच्चों ने जाके गैम्बलिंग मशीन में वो पैसे लगा दिए, पैसे ज़ीरो हो गए और वो पैसे फिर से वॉरेन बफे के पास आ गए। बिल्कुल इस तरीके से लोग क्या करते हैं, लोग अपने पैसे से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पैसे कमाए, ट्रेड किया। एग्जाम्पल देखना आप, ट्रेड किया, कुछ पैसे जीते भी, मतलब कुछ पैसे ज्यादा बढ़े भी। बढ़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है, बच्चों ने भी कुछ पैसे ज्यादा जीते थे बट उन्होंने फिर से उस मशीन में पैसे डाल दिए। जैसे ही उस मशीन में पैसे डाल दिए, आपने कुछ ट्रेडिंग से पैसे कमाए भी। एग्जाम्पल, कोई ऑपरेटर आया और ऑपरेटर ने आपका स्टॉप लॉस करा दिया और आपकी जेब से पैसे चले गए, और फिर आप अगले महीने कुछ ना कुछ कमाएंगे। इस ऑपरेटर के पास पैसे आ गए, मान लो ये ऑपरेटर कोई बड़ा आदमी है, इसके पास पैसे आ गए, इसके पैसे जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से थोड़े बहुत आपको मिल गए, और फिर जब आपके पास पैसे आए, आपने फिर ट्रेड किया, फिर कुछ पैसे बने, फिर कभी दोबारा आपका एसएल हुआ या आपका लॉस हुआ, और उसके बाद आपका पैसा चला गया, और ये चलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी को सैलरी मिलती है, चाहे वो कितने की भी मिलती है, और वो जाके उस सैलरी से क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आदमी अमीर बनेगा, गरीब बनेगा। सो राहुल के पास जब पैसे आएंगे ना, आई रियली डू नॉट वांट कि वो गैम्बल करे और पैसे वेस्ट कर दे। मैं ट्रेडिंग को कभी भी नहीं बोलूंगा कि गैम्बलिंग है। ऑल्दो वॉरेन बफे का आप इंटरव्यू सुनोगे तो एक बार उन्होंने बोला कि डे ट्रेडिंग स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया था, डे ट्रेडिंग इज समवेयर लाइक गैम्बलिंग टू हिम। Day trading, I would say, very often came very close to gambling as defined, but people like to gamble. I mean, ऐसा उन्होंने बोला, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज
मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, दिस इज एन आर्ट। कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, वो कुछ पैसे कमाता है, बट ज्यादातर लोगों का ट्रेडिंग में नुकसान होता है, ये आपको समझना है। इन्वेस्टिंग में ज्यादातर लोग पैसा बनाते हैं, तो जो लोग ज्यादातर करते हैं ना, अभी राहुल को वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी राहुल का जो मन है वो करे, बट मेरे हिसाब से राहुल को वो करना चाहिए जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ह्यूज है, जैसे कि इन्वेस्टिंग। अब क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ लगाना है, यहां से एक सवाल आता है कि राहुल ने पैसे कमाए, वो पैसा कहाँ लगाएगा। और अभी अंकल की बात रहती है, तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली आगे आएगा। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, अमीर लोगों की हेल्प करते हैं और अमीर बनने में। तो अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे वो पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। बट आप सोचो, आप एक ऐसी सीरीज़ में हो जो एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सीरीज़ है। हमें तो एक एक टॉपिक, क्योंकि राहुल एक, मैं तो मान के चल रहा हूँ, राहुल एक बिल्कुल बच्चा है भाई, टीनेज है, टीनेज के अंदर है, तो उसे एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाना है। टाइम लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि लाइफ में एक डायरेक्शन मिले। जितना मुझे पता कम से कम मैं उतना बता पाऊँ, और अगर उससे किसी की हेल्प हो सकती है तो बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं। यहाँ पे उस पैसे का क्या करना है। अब राहुल को एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। देयर आर टू थिंग्स, वन इज एसेट और दूसरी है लाइबिलिटी। अब अभी तक हो सकता है कई सारे बच्चे कॉमर्स में हो, अभी हो सकता है राहुल ने कॉमर्स ले रखी है स्कूल में, तो बोलेगा जी हाँ मुझे एसेट लाइबिलिटी आता है। मैं ना 1 मिनट के लिए आपकी एकेडमिक डेफिनेशन को साइड करूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल सही है। जब हमें बैलेंस शीट बनानी है वो बिल्कुल सही है, जब हमें टैक्स फाइलिंग करनी है वो बिल्कुल सही है, वो कुछ गलत नहीं है। पर एज अ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं रॉबर्ट कियोसाकी को ले आता हूँ। आपने ऑलरेडी उनकी हो सकता है किताब पढ़ी और रिच डैड पुअर डैड। मैं यहाँ पर आपको क्या कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है। एनीथिंग विच ब्रिंग्स मनी टू योर पॉकेट इज एन एसेट। और जो आपकी जेब से पैसा लेकर चली जाती है वो एक लाइबिलिटी है। तो जो पैसा लेकर आ रही है वो एक एसेट है, जो पैसा लेकर जा रही है वो एक लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए लोग घर को एसेट मानते हैं। हम कॉमर्स की डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो घर एक एसेट है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आप उस घर में रहते हो, आप पेंट कराते हो, आप कारपेंटर वर्क कराते हो, आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क कराते हो, आप प्लम्बर वर्क कराते हो, आप उसमें रिपेयर का खर्चा लगाते हो, आप उसमें पैसे लगाते ही रहते हो, अगर तो आपकी जेब में पैसा आ रहा है आपके घर से, वो तो जा रहा है। आप कभी बेचोगे, हाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो एक अलग बात है, बट अभी तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो आज के लिए वो आपके लिए लाइबिलिटी हुई। समझ रहे हो? अब इसका मतलब नहीं घर नहीं लेना, हम बताएंगे इसके ऊपर आपको। एग्जाम्पल के लिए आप एक घर खरीदते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं, तो रेंट पर देने के बाद आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो आपके लिए एक एसेट हो गया। अभी के लिए राहुल को क्या बनाना है? राहुल को घर, मैं हमेशा बोलूंगा रॉबर्ट कियोसाकी की कुछ भी डेफिनेशन है, बट घर बनाना चाहिए। बट घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। कैसे बनेगा हम डेफिनेटली बात करेंगे, बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे आपको कोई भी एडवाइस करे कि घर, मैं फ्लैट के फेवर में नहीं हूँ, मैं अपार्टमेंट्स के फेवर में नहीं हूँ, मैं लैंड, जो घर होता है ना कि जमीन भी अपनी, पताल भी अपना, आसमान भी अपना, मेरे फादर ऐसा बोलते हैं, उसे घर कहते हैं मेरे फादर कहते हैं जो ये अपार्टमेंट्स है ना, माचिस के डिब्बे हैं, इनका डेप्रिसिएशन होता है। मतलब उनकी अपनी कंसेप्ट है, मतलब ऑर्थोडॉक्स सोच कह सकते हो आप। आप कहोगे यार ऐसा थोड़ी है, बॉम्बे में जाओ तो 10, 20, 50 करोड़ के आप कहोगे अपार्टमेंट्स हैं, मैं कहूँगा डेफिनेटली है। बट मेरे फादर को लगता है भाई कि भाई वो घर नहीं है, उनको लगता है ये एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं फादर की जो ये वाली माइंडसेट है ना, मैं इससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर बिल्डिंग पुरानी होती है, उसमें आप जैसे गाड़ी खरीदते हो ना, गाड़ी पुरानी होती है, ऐसे अपार्टमेंट्स भी पुराने हो जाते हैं। बट लैंड जो एक ऐसी चीज़ है इसमें डेप्रिसिएशन इतनी जल्दी नहीं आता, इसलिए मैं इसके फेवर में रहता हूँ कि अगर आप लैंड कभी खरीदते हो, इट इज़ ऑलवेज अ गुड डिसीजन। मैं कभी उसे गलत नहीं कह सकता। एसेट और लाइबिलिटी के लिए अब राहुल को क्या समझना है? एग्जाम्पल के लिए अगर राहुल एक आईफोन लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि भाई सोसाइटी ऐसी है। आपको कैसे पता लगेगा किसी की जेब में कितने पैसे हैं? आप क्या देखोगे, उसने कपड़े क्या पहन रखे हैं, वो फ़ोन कौन सा यूज़ करता है, अब वो गाड़ी में कौन सी आ रहा है। तो लोग इससे स्टेटस जज करते हैं, और ये सोसाइटी का है पूरा, मतलब पूरी सोसाइटी ऐसे चलती है। तो लोग अमीर बनने की जगह अमीर दिखने पर ध्यान देते हैं। अमीर दिखने का टाइम आता है, ऐसा नहीं कि अमीर दिखने का टाइम नहीं आएगा, पर लोग स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि हम पहले दिन से अमीर दिखें, चाहे हमारी जेब में पैसा ना हो। इसीलिए आजकल बड़े कंसेप्ट्स आ गए हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। लोग ईएमआई के ऊपर बात करते हैं, लोग ईएमआई पर जाके फ़ोन ले आते हैं, क्योंकि माइंड जो है ना वो अलग तरीके से चलता है। मैं माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, बट हमने ऑलरेडी बहुत सारी कर ली है। तो हम अब धीरे धीरे करके कोर फाइनेंस के अंदर घुसेंगे, फाइनेंशियल जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक आईफोन क्या हुआ? अगर आप उस आईफोन से वीडियोस बना रहे हो, इंटरनेट पर डाल रहे हो, तो वो आपके लिए एसेट है। पर अगर आईफोन को आप सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हो कि फ़ोन तो आप 5,000 के फ़ोन से भी कर सकते हो, किसी को फ़ोन ही तो करना है,
तो कॉलिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं आप एक स्टेटस के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि आप स्टेटस के लिए यूज कर रहे हो देन आपके लिए लायबिलिटी है। आप एक बाइक लेकर आ रहे हो, आपको ऑफिस जाने के लिए चाहिए थी, भाई मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी पसंद है, बट अगर आप एक शो ऑफ के लिए एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स बाइक ले आए तो आपके लिए 100% लायबिलिटी है। बट राहुल को अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्चुअल में अमीर बनना है, दिखने का टाइम आएगा। मैं कहता हूं कि आपको सारे शौक मौज पूरे करने हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि आईफोन नहीं लेना, या बाइक नहीं लेनी, या कार नहीं लेनी। मैं आपको कहूँगा बाइक मत लेना यार, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो बड़ी सेफ्टी होगी ना बॉडी की, पैसा हम कमा लेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मतलब मेरे भाई ने जब कॉलेज में आया उसने बाइक मांगी, मैं साफ मना कर दिया, नो बाइक मैन, नहीं मिलेगी। चाहे मेट्रो से जाओ, बाइक नहीं मिलेगी। आपको बाइक क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुझे सेफ नहीं लगता पर्सनली। मतलब ये एक आपका चॉइस है, बट लोगों को बड़ा शौक होता है आजकल, यंग एज में बहुत चलाने का शौक होता है। मतलब मुझे भी था, डेफिनेटली मैंने बाइक बहुत चलाई है। बट एक बात मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बट मुझे सेफ नहीं लगता। लायबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो राहुल को ये समझना है कि अगर वो यंग एज में एसेट बना लेगा ना यार, कमाल हो जाएगा। वो कमाल क्या है उसे समझते हैं। एसेट क्या बना सकता है राहुल, और एसेट होते क्या है, एक्चुअल में क्या एसेट होते हैं। वो चीज जो जेब में पैसा लाए, ठीक है समझ आ गई रॉबर्ट कियोसाकी की बात, नहीं समझ आ गई, बट कौन सी चीज? आ गए पैसे, सर ये बताओ मेरे पास 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए, मैं क्या करूं? सीधा ये सवाल आता है जब मेरे से लोग मिलते हैं, जी मेरे पास पैसे पड़े, मैं क्या करूं उनका, है ना, सवाल आते हैं ना। यहां से ये वीडियो शुरू होती है, बिकॉज उन अंकल से जो कॉन्वर्सेशन में मेरी बात हुई वो राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताऊंगा, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट ये उस तरीके से काम नहीं करता जैसे आप लोग समझ रहे हो। देखो जब मैं ROI की बात कर रहा हूं, मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, आप ना टिपिकल मारवाड़ी बनिए बन जाओ। मारवाड़ी कम्युनिटी को मैं क्यों इतना इंकरेज कर रहा हूं? क्योंकि वो सच में पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आप गुजरातियों की तरह काम करो, वो धंधो इन्वेस्टर है ना, उस तरीके का माइंडसेट चाहिए हमें। भाई मैं पैसा लगाऊंगा, कितने % या कितने टका ब्याज आएगा आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसे तरीके से तो काम नहीं करती मार्केट, हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते, कुछ पता थोड़ी है कि 12% आएगा, 15 आएगा, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी आए 1 साल की। या फिर हम कोई गोल्ड खरीद लेते हैं या रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, जरूरी थोड़ी उतना ही बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करना है, और आपको ROI क्या समझना है। ये ROI क्या होता है? ROI आपको यहाँ पे समझ आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला या 1 करोड़ रुपए डाला, तो कितने % से मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना % पैसा बढ़कर मेरे पास आएगा। पॉइंट नंबर 1 तो ये होता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। देखो राहुल को एक चीज समझनी जरूरी है कि भाई इंटरनेट पे आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, लोगों को सुनोगे, जो मैथमेटिक्स वाला ज्ञान होता है ना, मैथमेटिक्स वाला ज्ञान और रियल लाइफ में चीजें जैसे काम करती है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वी आर ह्यूमंस, इमोशंस होते हैं, और देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। देखो एक इंसान अगर मेंटली स्टेबल होगा ना, वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा, वो ज़्यादा पैसा भी कमा पाएगा। कई बार लोग ऐसा आपको सुनेंगे बोलते हुए कि भाई रेंट पे घर ले लो, अपना मत लो, कैलकुलेशन दिखाएंगे कि भाई रेंट पे रहना बेटर हो सकता है। बट आप समझो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। हम जो इंडियंस है ना, अपने घर को, गोल्ड को अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि भाई गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत करो, बट हमारे जनरेशन्स में तो ऐसे ही करते हुए आए हैं, क्योंकि वो कहीं ना अलग तरीके से सोचते हैं। और वो जो माइंडसेट है ना, वो एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा काम करता है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं आपको समझाता हूं। क्या कैलकुलेशन वाइज कोई लगाएगा ना कि हाँ भाई रेंट पे घर सस्ता पड़ रहा है और लेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, बट एक पीस ऑफ माइंड जब मिल जाता है ना, और पीस ऑफ माइंड के बाद एक स्टेबिलिटी मिलती है कि मेरे पास एक चीज है। मान लेते हैं वो इंसान रेंट पर रहता और उसे बहुत सस्ता भी पड़ता और उसके पास एक बड़ा अमाउंट था। जब वो अमाउंट दिखता है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में लिटरली क्या होता है, अगर कोई पैसा जुड़ जाता है ना, तो एक है ना खुजली सी होती है, इस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर दो या लगा दो, और वो ऐसी जगह पर लग सकता है जहां पर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सदियों से ये चीज चलती हुई आ रही है कि भाई अगर आप रियल एस्टेट में या कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ रियल एस्टेट में, बट आप कहीं पर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आप जनरली उस पैसे को जल्दी छूते नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कहीं लैंड खरीदा, तो लैंड जब खरीदा जाता है ना, तो 1 महीना 2 महीना साल भर के लिए नहीं खरीदा जाता, वो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए खरीदा जाता है। और लॉन्ग टर्म में एक इंसान के पास जब लैंड होती है, वो रियल वेल्दी होता है। आप इंडिया के ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लिस्ट में आते हैं, क्योंकि उनके पास ना जो मनी है वो एक कैलकुलेटेड मनी है, एक ऐसा पैसा है जिसका
आप कह सकते हो कि वो अकाउंटेंसी हुई है, तो वो अकाउंटेड मनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास अनअकाउंटेड मनी। मैं सिर्फ ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा, अनअकाउंटेड इन द सेंस कि उनकी जो लैंड्स है ना उसकी वैल्यूएशन ही नहीं लगाई हुई। तो एक्चुअल में पेपर पे वो बहुत कम की लैंड होगी, बट आज रियल मार्केट के हिसाब से ना वो बहुत ज्यादा की लैंड होगी। तो वो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बट वो रहे आम लोगों की तरह रहे होते हैं। मैं राहुल को क्या समझाना चाहता हूँ, आरओआई के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, बट आरओआई से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो कैलकुलेशंस आगे आप समझोगे उनमें और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे, उन किताबों में लोग ऐसा दिखाएंगे या बताएंगे, या ब्लॉग्स पढ़ोगे जिसमें लोग बोलेंगे जी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि भैया देखो रेंट पे कितना फायदा है, इस पैसे को यहाँ पे लगाया जा सकता है, यहाँ पे लगाया जा सकता है। बट वो पैसा जब आपके पैसा लिक्विडिटी फॉर्म में होगा ना, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। और ये मिडिल क्लास वाला इमोशन कोई कवर नहीं करता। जब आपके पास एक घर होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी जॉब ऐसी है जो अनस्टेबल है, आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो शायद आप एक बहुत बड़ा अमाउंट एक जगह पे इन्वेस्ट करो, फिर आपको कहीं ट्रांसफर आपको होने वाला है, तो वो एक अलग डिसीजन हो सकता है, बट वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए होता है। अब आरओआई की बात करते हैं। मैंने बोला कि आप मारवाड़ी बनियों की तरह सोचो, तो क्या सोचना है आपको वॉरेन बफे का ना एक कोट आपने सुना होगा। उनका कोट है कि भाई मैं 2 रूल दे रहा हूं पैसा बनाने के। पहला रूल है कि नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2 है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1 कि पैसा जाना नहीं चाहिए। तो जो आप देखोगे मारवाड़ी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है ना, पैसे को लेके ना बहुत अलग तरीके से सोचती है ना। आप जनरली देखोगे ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती। जैसे मैंने बोला मारवाड़ी बनी है, तो आप देखोगे वो लोग ना बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, बट वो बहुत अमीर होंगे। आपसे जब मिल रहे होंगे बहुत नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, बट जब आप घर जाओगे आपको देखोगे इतना बड़ा घर है, बिजनेस इतना बड़ा है। और जब वो एक्चुअल में बहुत बड़े बन जाएंगे या बन चुके होंगे और कई जनरेशन से पैसा आ रहा है, 2 या 3 जनरेशन से इनहेरिट वेल्थ आ रही है, तब वो सारी लग्जरीज इंजॉय कर रहे होते हैं जो शायद एक इंसान ड्रीम करता है। बट उन्हें पता है कि उसका सही टाइम कहां पर है, कब है। बट उससे पहले वो अमीर कैसे बने इसके बारे में सोचना है। अमीर कैसे बना जाता है? पैसे को मल्टीप्लाई करके। और मल्टीप्लाई कैसे होता है इसे समझना राहुल को जरूरी है। तो ये जो आरओआई है, परसेंटेज है, इसे समझते हैं। देखो जी, आज राहुल के पास 1 लाख रुपए जुड़ जाता है। मैंने एग्जांपल लिया था, बहुत सारे लोग कहेंगे जी मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए, मैं इस पैसे का क्या करूं। अभी रिसेंटली मुझसे एक इंसान मिला, उसने पूछा, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताने वाला कि अभी मैंने उसे क्या गाइड किया, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होता है, सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग होता है, आपको उसे समझना होता है उसे कब पैसा चाहिए होगा, तो उसके बाद आप उसे एक सोल्यूशन दे सकते हो। बट वो ठीक है, वो मेरे एक पर्सनल रिलेशनशिप में था, तो मैंने उसे अलग तरीके से गाइड किया। बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि कैसे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकती है। तो रिटर्न जो है ये मुझे ज्यादा कैसे मिल सकती है। अब जब भी आप ज्यादा रिटर्न की तरफ जाओगे तो रिटर्न के साथ हमेशा एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। अगर ज्यादा रिटर्न मिलेगी तो ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो अब पॉइंट को समझते हैं। आज आपके पास 1 लाख रुपए, रूल नंबर 1 क्या है वॉरेन बफेट कि पैसा जाना नहीं चाहिए। तो आप कहोगे यार मेरे को ना एक सेव ऑप्शन पता है कि मैं सबसे पहले इस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रहने देता हूं। अब 2 तरीके के सेविंग अकाउंट्स हैं आपके पास बैंक में एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एग्जांपल के लिए एसबीआई में आपका अकाउंट है, और आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, कुछ भी दूंगा। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इंडसइंड बैंक है, ठीक है, इंडसइंड बैंक है। सो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखते हो एग्जांपल के लिए 3% है, बट इंडसइंड बैंक का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हो कि 7% है। मैं नहीं कह रहा बैंक में कहीं भी पैसा कहीं जाने वाला है, बट एक एग्जांपल के लिए सेविंग अकाउंट में, और इंडसइंड बैंक में मंथली क्रेडिट होगा, एसबीआई में एग्जांपल क्वार्टरली क्रेडिट होगा। 3% सालाना होता, महीने का नहीं होता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 7% सालाना होता, महीने का नहीं होता। तो आपको उसे 7/12 करना होगा, तो महीने का आपको समझ आ गया कि आपको 0.something% आ जाएगा। ये महीने का क्रेडिट होगा। जैसे ही ज्यादा रिटर्न है वहां पर पढ़ो, ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क। यहां पर 3% मिल रहा है, वहां पर 7% मिल रहा है, तो रिस्क ज्यादा कहां पे होगा? आपको डेफिनेटली 7% पे होगा। आपने अभी इसे समझ लिया इसलिए बता दिया, वरना लोग पैसे पड़े रहने देते हैं। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, इसके बाद अभी बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा मैं आपको। यहां पर एक चीज समझ आई कि भाई 3% से ज्यादा 7% में मिल सकता है, बट एसबीआई के डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। आपको पता है भाई गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है,
इतनी जल्दी कहीं नहीं जाएगा, ये गया तो देश गया, ये जा सकता है। हमने एग्जाम्पल देखा था, येस बैंक ने एक बार फ्रीज कर दिया था कि आप अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते, और फिर तो छोटे वाले बैंक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसमें तो आपने देखा है कि लोगों से क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये एक एग्जाम्पल था, आगे बढ़ते हैं। बैंक के अलावा राहुल कहते हैं यार मैं एफडी करा लेता हूँ, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि मैं अपने पैसे की एफडी करा लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे 7% मिल रहा है, इंडसइंड बैंक वाला कहता है जी मैं 8 दूंगा, बट आपको एसबीआई वाला कहता है जी मैं एफडी में भी आपको 6.5% दूंगा, तो वो एफडी में भी आपको कम दे रहा है, तो आप एफडी भी करा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि इस पैसे का क्या क्या किया जा सकता है और करना क्या है। ठीक है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कह सकते हो जी मैं 1 लाख का गोल्ड खरीद सकता हूँ। गोल्ड में ऐसे रिटर्न नहीं आता कि आपको सालाना कुछ मिलेगा, उसमें सीधा क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि आपका पैसा ही बढ़ गया, गोल्ड का रेट ही बढ़ गया, तो सीधा उसमें वन टाइम प्रॉफिट होता है जब आप उसे सेल करते हो। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना, तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि इस पैसे को हम कहीं जगह पर लगा सकते हैं, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न के ऊपर जाऊंगा तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं उन अंकल पे। अंकल तो जी एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब इन्वेस्टमेंट के कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। भाई किसी को 1 लाख हो सकता है, किसी को 10 करोड़ हो। अब वो कहेगा जी एक बार में कहीं इन्वेस्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि जो उन अंकल के साथ कॉन्वर्सेशन हुई ना, उसमें बहुत सारी इंसाइट्स हैं, क्योंकि वो अमीर लोगों को और हेल्प कर रहे हैं अमीर बनने में। सो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या है जिससे राहुल को सीखने को मिलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। बट व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ तक तो ठीक है, लोग एफडी में पैसा रख लेंगे, पर अब क्या करें? इससे ज़्यादा बढ़कर क्या हो सकता है और कैसे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है? अब शायद ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी और कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो अगली वीडियो में मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबका, क्योंकि अभी अंकल की कॉन्वर्सेशन बाकी है। पैसे को मल्टीप्लाई करना आपको समझना है। हम इन द नेक्स्ट वीडियो ये समझने वाले हैं कि कैसे तेजी से पैसा ग्रो होने वाला है। बट आज इस वीडियो के बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझ आने ज़रूरी थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, ROI का कंसेप्ट राहुल को हो सकता है कई सारे लोगों को फर्स्ट टाइम समझ आ रहा हो कि भाई अगर हम कहीं पैसा लगाते हैं तो बढ़कर कितना आएगा, हमेशा ये सोचना है। तो बढ़ेगा तभी जब आप किसी न किसी एसेट में पैसा लगाओगे। इससे पहले हमने काफ़ी टाइम लगाया आपको एसेट और लाइबिलिटी समझाने में, क्योंकि लाइबिलिटी में हमेशा नेगेटिव रिटर्न्स है। पैसा डाला, आपने कार खरीदी, जिस दिन शोरूम से खरीदी अगले ही दिन उसकी वैल्यू डाउन हो गई। आईफोन खरीदा, अगले ही दिन उसका पैसा डाउन हो गया, कभी बढ़कर नहीं आएगा। बट एसेट आप ये भी समझ सकते हो, वो चीज़ है कि जिसे आज हमने खरीदा, बट अगर कल को उसे सेल करते हैं तो हो सकता है उसमें पैसे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। कंफर्मेशन कुछ नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज देयर। एंड क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, वी कैन टेक द चांस। बट यहाँ पर बस एक ही और चीज़ बता देता हूँ, चलो मेरे से रुका नहीं जा रहा तो मैं बता देता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो एंड कर दूंगा, बट एक कंसेप्ट है यहाँ पे, मैं वो दे देता हूँ। 2 तरीके के चांस होते हैं लाइफ में। आप जेफ बीजोस को सुनोगे ना, तो जेफ बीजोस बोलते हैं कि मैंने लाइफ में बिलियन ऑफ डॉलर के लॉसेस करे, बिलियंस में लॉसेस करे। मैंने चांस लिया, एक नए आइडिया पे नहीं चला। आप समझते हो 1 बिलियन कितना होता है? आज की डेट के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए होता है। 8,000 करोड़, आप जीरो लगाना। उन्होंने लॉसेस करे, तो आप कहोगे हाँ वो अफोर्ड कर सकता है, उन्होंने करे। हर किसी के लिए अमाउंट बहुत बड़ा होता है, पर 2 तरीके के लॉसेस होते हैं, या 2 तरीके के यहाँ पे आप कह सकते हो डिसीजंस होते हैं, या 2 तरीके से आप पैसे को लगाने वाले हो। एक तरीका क्या है जिसमें आप ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। सो जब हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, या मैं यहाँ पे डिसीजन लिख देता हूँ, आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो 2 तरीके के डिसीजंस हैं, या फिर आपके डिसीजंस हैं। 2 तरीके के डिसीजंस हैं। एक डिसीजन है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, या टाइप 1 कर देते हैं, है ना? टाइप 1 डिसीजन, टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन क्या होता है कि इससे ना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे जेफ बीजोस एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, बहुत पैसा है, तो अगर बिलियंस का नुकसान हो भी गया तो भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक लॉटरी की टिकट खरीदी, मैं नहीं कह रहा सही गलत है, बट अगर आपने 100 रुपए की टिकट खरीदी और लॉटरी नहीं भी निकली तो क्या होगा? ये टाइप 1 डिसीजन, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने, एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 1 लाख की कैपिटल थी और 1 लाख रुपए से आपने पहले दिन जाके ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली और आपका 1 लाख रुपए खत्म हो गया,
तो अब ये टाइप 1 डिसीजन नहीं है, इससे आपको बहुत इंपैक्ट आएगा। तो ये आपका टाइप 2 डिसीजन है जिससे हमें इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। जिस डिसीजन का इंपैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा है ना, वो टाइप 2 तरीके के डिसीजन होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट भी टाइप 2 तरीके की हो जाती है, जिसमें हमने एक बार घर ले लिया तो बहुत बड़ा डिसीजन है। हमने जॉब छोड़ दी, बहुत बड़ा डिसीजन है। जॉब छोड़ के हमने सोचा हम कोई बिजनेस करेंगे, बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इससे। बट कई सारे ऐसे डिसीजन होते हैं इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे कि मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम में बिजनेस करूंगा, टाइप 1 डिसीजन है। मैं 50,000 कमाता हूं, उसमें से 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, टाइप 1 डिसीजन है। मैं 50,000 कमाता हूं, उसमें से 5,000 रुपए से ही ट्रेडिंग करना सीखूंगा, वो मेरा सीखने की कॉस्ट, उसमें लॉसेस होंगे कोई बात नहीं, बट जो मैं कमा रहा हूं उसका एक बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जिससे मेरी लाइफ इफेक्ट ना हो, वो टाइप 1 डिसीजन है। तो राहुल को यह भी समझना है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी में खर्चा ही नहीं करना होता, आप कर सकते हो, बट आपको समझना है कि मेरा पहली प्रायोरिटी ये है कि एसेट है, और हमें टाइप 1 डिसीजंस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमने ये भी समझा इस वीडियो में। अब मैं उसके ऊपर और ज्यादा बोल सकता था, बट इतना समझ आ गया। मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस की एक इंस्टिंक्ट होती है, ये गैम्बलिंग माइंडसेट होता है कि कैसे भी करके ना पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। इसीलिए इंडिया में ना अंधविश्वास इतना ज्यादा है, लोग काला जादू भी फॉलो करते हैं इंडिया में, कई कई जगहों पे काला जादू कर रहे हैं। उन्हें लगता है भी कोई काली जादू से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब लोग ऐसे से बाबाओं को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल आपको भी समझ आ रहा है, मतलब आपको समझ आ रहा है कि नॉनसेंस है, इतना तो हमारा दिमाग बोल रहा है कि नॉनसेंस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी चलो देख लेते हैं करके, शायद कुछ हो जाए, मान्यता है यहाँ की। तो ऐसा लोग क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मैजिक पे भरोसा है कि जादू हो जाएगा। और रियल लाइफ में क्या जादू होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि अलग अलग तरीके की चीजें, एक तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि मैजिकल, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। तो सिंड्रेला की जो आपको पता है स्टोरी की, उस तरीके से एक रात में कोई सीधा रानी बन जाएगी। हमें बचपन से ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है कि भाई किसी को खजाना मिल गया, कोई राजा बन गया, किसी की किस्मत बदल गई, बट रियल लाइफ इससे अलग है। और फिर बिल्कुल ही रियल लाइफ के नंबर्स, वो रियल लाइफ में होना नहीं है, तो वो नंबर्स वाली कैलकुलेशन भी नहीं चलती, ये भी हमें समझ आया। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है ना ही वो व्हाइट है ना ही वो ब्लैक है, दैट इज समथिंग इन अ ग्रे एरिया। उसे हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही, बट इन वीडियोस को आप कई बार सुन सकते हो। एंड फिर पैसा है तो उसका क्या करना है, इसका जवाब आपको मिलेगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड आई होप आज इस वीडियो से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। खासकर राहुल को एसेट्स खरीदने पर ध्यान देना और एसेट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का जो कोर था। बट मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आप वीडियो मिस ना करें तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब हम पैसे से रिलेटेड, पैसे को बढ़ाने से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। सो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा कि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर आपको वीडियोस वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, आप इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछिए एंड इसी तरीके से प्यार देते रहिए। परिवार बढ़ता चला जा रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में आप लोग जब इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो शायद हेल्प हो रही है और दिल से हेल्प हो रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।